नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सचिन पायलट देहरादून में धामी सरकार पर साधा निशाना। 4 धाम 4 काम को लेकर मीडिया से हुए रूबरू। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए मांग रहे हैं वोट और समर्थन। उत्तराखंड में नाम वापसी का आखिरी दिन। आज साफ होगी प्रत्याशियों की अंतिम तस्वीर। जोर आजमाइश में जुटे सभी महारथी। देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया विश्वासघात दिवस। बाजपुर में किसानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। बसंत पंचमी पर तय होगी कपाट उद्घाटन की तिथि। 5 फरवरी को नरेंद्रनगर राज दरबार में होगा ऐलान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी दौरे पर हैं, जहां बुआखाल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद वे लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। यहां मुख्यमंत्री धामी पौड़ी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार पुरी के पक्ष में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही मतदाताओं से मतदान की अपील भी की जा रही है। आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न विधानसभा सीटों पर डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के दिग्गज प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इसी कड़ी में राजस्थान के कांग्रेस नेता सचिन पायलट उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां सचिन पायलट ने दून के राजपुर विधानसभा क्षेत्र में जनता से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा और बाजार में व्यापारियों से बातचीत की। इसके बाद सचिन पायलट ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने 4 धाम 4 काम की जानकारी दी। तो वहीं सचिन पायलट के साथ कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ भी उपस्थित रहे। और उत्तराखंड के लोगों के बीच हम सब कांग्रेस के लोग हम जाकर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मुद्दों को उजागर करना हमारा दायित्व है और जो मुद्दे उत्तराखंड के लोगों को छूते हैं उनको रेखांकित कर सच्चाई बयां करना हमारा काम है। जनता निर्णय करेगी 14 तारीख को और मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन का मन हर मतदाता यहां मना चुका है। पिछले 5 साल से उत्तराखंड के अंदर एक ऐसी सरकार थी, प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के बाद उत्तराखंड के भाजपा के नेतृत्व ने लगातार यहां बदलाव किया। जनता के मन में सवाल उठता है कि आपने 2 मुख्यमंत्री बदले, तीसरे को मौका दिया। हर बार जो मुख्यमंत्री बदला उसके क्या कारण थे? नाकामियां थी, कार्यकुशलता थी, इंटेग्रिटी था, करप्शन था, गवर्नेंस था। क्या मुद्दे लेकर आपने और किन मुद्दों को लेकर एक के बाद एक लगातार मुख्यमंत्री बदले? मतलब ना तो सरकार स्थिर रही और जोड़ तोड़ में आपसी खींचतान में समय निकला। बहरहाल पब्लिक को मतलब अपने प्रगति और विकास से। इन 5 सालों में जैसा कई मुख्यमंत्री बोलते हैं भाजपा की कि डबल इंजन की सरकार है देहरादून और दिल्ली में, लगातार केंद्र में सरकार पिछले 7 साल से भाजपा की है और उत्तराखंड में 5 साल से है। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हमसे ज्यादा यहाँ के स्थानीय लोग जानते हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये वादा किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी तो गैस के सिलेंडर का दाम
500 रुपए से ऊपर नहीं होने देंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। उत्तराखंड के चुनाव में 727 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए जाने के बाद आज नाम वापसी का दिन है और इस नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि 70 विधानसभा सीटों पर कितने उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। निर्वाचन कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में 750 नामांकनों में से 23 रद्द कर दिए गए हैं। इनमें टिहरी में 1, देहरादून में 3, हरिद्वार में 4, पौड़ी गढ़वाल में 5, पिथौरागढ़ में 1, बागेश्वर में 3 नामांकन शामिल हैं, तो वहीं 727 नामांकन वैध पाए गए हैं। फिलहाल निर्वाचन विभाग की ओर से आज इन सभी को नाम वापसी का मौका दिया गया। इस नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। इसके बाद ही तय होगा कि इस बार उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विश्वासघात दिवस मना रहा है। किसानों के साथ हुए धोखे का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को हुई अपनी बैठक में यह फैसला किया था और इसी के तहत बाजपुर के एसडीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से किसानों की मांग को जल्द पूरा करने की मांग भी की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए हैं। बहुत हैं, ज्ञापन हम देंगे। सरकार झूठी सरकार है। जो वादे किए हमारे साथ संयुक्त मोर्चे के, कोई वादा नहीं पूरा कर रहे। अब सरकार मुकरती जा रही है। हमें चिट्ठी भेजनी थी, बुलाना था कि अपनी मांगे जो वो रखो, कोई मांग पूरी नहीं करी। जो वादे करे थे किसानों को, जो शहीद हो गए उनको मुआवजा नहीं था, किसी को मुआवजा नहीं दिया। और टोनी जो है एक कातल, जैसे कुचल के हमारे किसान नीचे दबा के गाड़ी के शहीद कर दिए हैं, वो भी अभी मंत्रिमंडल में बैठे, उनको बाहर निकाले। ये हमारी परजोर मांग है, ये बड़ी देर से चल रही है मगर सरकार ने कुछ नहीं करा अभी। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर के किसान विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, तो वहीं गदरपुर क्षेत्र में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह कलसी के नेतृत्व में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर तराई किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और इसी के साथ साथ केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के तहत पूजा अर्चना के बाद जोशीमठ नृसिंह मंदिर से गाड़ू घड़ा को मंदिर समिति ने डिमरी पुजारियों को सौंपा, जिसके बाद गाड़ू घड़ा योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर के लिए रवाना किया गया। 5 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन नरेंद्रनगर राज दरबार में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय की जाएगी। ऐसे में 4 फरवरी को तेल कलश जोशीमठ से ऋषिकेश पहुंचेगा और 5 फरवरी को श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि गाड़ू घड़ा तेल कलश को नरेंद्रनगर राज दरबार के सुपुर्द करेंगे। उत्तराखंड में 3-4 फरवरी को कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जताई हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश में अगले दिनों मौसम में परिवर्तन को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और उसकी वजह से बारिश और बर्फबारी हो सकती है, जबकि 5 फरवरी के बाद से मौसम फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 31 जनवरी है, तो मौसम साफ बना हुआ है और इसी तरह मौसम जो है 1 और 2 तारीख फरवरी में भी रहने वाला है। लेकिन 3 और 4 तारीख में जब आप जाएंगे फरवरी में, तो एक पश्चिमी विक्षोभ है जिसकी वजह से
उत्तराखंड में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का। और उसकी वजह से जो है अगर बारिश और बर्फबारी की बात करें उत्तराखंड में, तो 3 और 4 तारीख को ज़्यादातर जगहों में बारिश और बर्फबारी हल्की से मध्यम दर्जे की वो देखने को मिलेगी। बर्फबारी का जहाँ तक सवाल है तो वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है हमारे उत्तराखंड के, वहाँ पर वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही जब आप 5 तारीख में जाएंगे तो ये पश्चिम विक्षोभ आगे को निकल जाएगा और मौसम फिर से साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही तापमान की बात करें तो इस समय तापमान भी करीब सामान्य के आसपास बने हुए हैं ज़्यादातर जगहों में, लेकिन 3 और 4 तारीख में पश्चिम विक्षोभ की वजह से फिर से तापमान गिरेंगे। खासकर दिन के जो तापमान है, अधिकतम तापमान है, वो काफ़ी गिरेंगे। 4 से 5 डिग्री 6 डिग्री तक का जो है गिरावट उसमें आप देखेंगे 3 और 4 तारीख में रहेगी। लेकिन 5 तारीख से फिर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा और तापमान वापस जो है सामान्य की तरफ जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो इस वीक जो है जो मेन एक्टिविटी हो 3 और 4 तारीख को है। और उसकी वजह से आप देखेंगे जो मैदानी क्षेत्र है या उससे लगे हमारे हिल्स वाले जो एरियाज है, तो उनमें ओलावृष्टि की भी बहुत अच्छी संभावना है। तो ओलावृष्टि भी मैं कहूँगा कि 3 और 4 फरवरी में देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, तो इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर अगर देखें तो ओलावृष्टि की जो है 3 और 4 तारीख को वो भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं पर। तो यही अभी मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार। उत्तराखंड की चर्चित विधानसभाओं में से एक श्रीनगर विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के बीच ज़बानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कांग्रेस पर ज़बानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बीते 5 सालों में न तो मजबूत विपक्ष की भूमिका में दिखाई दी और न ही कोई कार्य किया है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रावत पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। पूरे देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया है, देश में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए हैं और जुमलों के अलावा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। और मैं कह सकता हूं कि अब कांग्रेस जो है दारू पिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है और विकास करते हैं। तो धन सिंह रावत जी शायद उनको सपने में भी रात को अपनी तस्वीर और अपने कर्म नजर आते हैं कि जो आरोप वो लगा रहे हैं। मैंने तो ये सुना कि 2 महीने पहले से उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। तो आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, उनको इस बात के लिए प्रमाण देने होंगे। और धन सिंह रावत जी की हार। नैनीताल से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर्य ने विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के फैसले पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। ऐसे में उन्होंने 14 फरवरी को जनता का आशीर्वाद मिलने का भरोसा जताया। बता दें कि नैनीताल जिले से भाजपा ने कांग्रेस से बागी हुई सरिता आर्य को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य को मैदान में उतारा है। अपने सभी साथियों के सुझावों से, उनके द्वारा मुझे दिए गए मार्गनिर्देशन पर हमने कोशिश की कि हम सबको साथ लेकर चलकर नैनीताल के विकास का खाका तैयार करें। और उस दृष्टि से हमने काम भी किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। और आगे भी हमारी यही कोशिश होगी कि हम निरंतर जनसंवाद स्थापित करके सभी सामाजिक लोगों का, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों से मिलकर समन्वय तालमेल स्थापित कर आने वाले समय में भी विकास की दृष्टि से काम करने का प्रयास करेंगे। हरिद्वार में ज्वालापुर देहात विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश राठौर ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के दादूपुर और गोविंदपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। इस मौके पर भाजपा नेता नसीम मालिक और कई समर्थक उपस्थित रहे। चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे हिंदू समाज के हों, चाहे सिख समाज के हों, चाहे ईसाई समाज के हों, जो मिल रहा है वो समर्थन दे रहा है। हम उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने हमें जो प्यार दिया, सहयोग दिया, हम यहाँ के क्षेत्र की जनता के लिए विकास देंगे, उनके काम को पूरा करेंगे, उनकी जो भावनाएं उन कसौटी पर पूरा उतरेंगे। और बीजेपी का जो एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी अगर किसी को फ्री अनाज देते हैं तो ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, भारतीयता को देखते हैं, राष्ट्रीयता को देखते हैं।
हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम के मेयर और भाजपा के उम्मीदवार जोगिंदर पाल सिंह रौतेला का कहना है कि चुनाव मजबूती से लड़े जाते हैं। नगर निगम क्षेत्र में उनकी ओर से काफी विकास कार्य कराए गए हैं और हल्द्वानी को स्मार्ट सिटी बनाना उनका सपना है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी को हाईटेक सिटी बनाने के लिए 2000 करोड़ की राशि दी है, जिसका प्रमाण पत्र हल्द्वानी नगर निगम को मिल चुका है। उन्होंने पूरा भरोसा जताया कि हल्द्वानी में 14 फरवरी को विधानसभा की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। दोनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये जनता जनार्दन होती है चुनाव में, लोकतंत्र में, और ये निर्णय करने का अधिकार जनता जनार्दन का होता है। तो देखिए, महापौर रहते हुए कई कार्य नगर निगम द्वारा किए गए हैं और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल अप्रोच के साथ भारतीय जनता पार्टी सदैव लोगों के बीच में जाती है और माननीय मोदी जी द्वारा 2025 करोड़ रुपए इस शहर को आवंटित किया गया है। उसका लेटर ऑफ कमिटमेंट भी आ गया है। तो मैं समझता हूं कि कोई विषय विकास के रह ही नहीं जाएंगे। उत्तराखंड में टिकटों के बंटवारे के बाद हो रहे घमासान को लेकर भाजपा ने डैमेज कंट्रोल को रोकने की जिम्मेदारी सांसदों को दी है, जिसके चलते चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र में हो रही बगावत को लेकर दावा किया कि उनकी 14 विधानसभाओं में कोई भी नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है जिसमें दावेदारों की संख्या भी ज्यादा होती है। ऐसे में उन्होंने सभी को मना लिया है। लगाए गए हैं। पूरे देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और पार्टी लोकतांत्रिक भी है और इस देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर लोकतंत्र है। और जब पार्टी बड़ा होती है, परिवार बड़ा होता है, तो लोकतंत्र के जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है, विधानसभाओं के, पंचायतों की, लोकसभा की, तो टिकट मांगने का अधिकार सबको है और इसलिए पार्टी बड़ी है तो प्रत्याशी भी ज्यादा ही है हमारे पास। विधानसभा चुनाव के लिए बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर से मतदान की सुविधा दी गई है, जिसके लिए अल्मोड़ा में तैयारियां कर ली गईं। जिला सहायक निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि जिले में ऐसे 3500 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनके लिए बैलेट पेपर 1 फरवरी तक आ जाएंगे और 5 और 6 फरवरी तक मतदान कर्मियों की टीम घर घर जाकर मतदान करवाएगी। माननीय भारत निर्वाचन आयोग की पहल पर इस बारी जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं और जो 80+ हमारे मतदाता हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था इस बारी बनाई गई है कि हम लोग, हमारी जो पार्टीज हैं वो वहीं पे घर घर जाके जो है वहाँ पे उनका मतदान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कराएंगे। इसके क्रम में जो हमारे 12D फॉर्म का वितरण प्रारंभ हुआ था लगभग आज से 10 दिन पहले, आरओज के पास हमारे पास सूचनाएं अब लगभग प्राप्त हो चुकी हैं और जनपद में ये संख्या लगभग 3500 के आसपास है जो हमने दिव्यांग और 80+ मतदाता चिन्हित किए हैं। 1 तारीख को पोस्टल बैलेट छपने की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। 2 तारीख से लेकर 6 तारीख के मध्य में हमारी जो पार्टीज हैं वे घर घर जाके, बूथ बूथ जाकर वहां पे अपना ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये दिव्यांगजनों का और 80+ मतदाताओं का मतदान करें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम श्रीनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और आप प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। राजेंद्र पाल ने कहा कि दिल्ली के विकास मॉडल को उत्तराखंड में उतारने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड के लोगों को आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी का ध्यान में रखकर अपने बेहतर भविष्य की परिकल्पना करनी चाहिए। उत्तराखंड में रानीखेत से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद नैनवाल लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इस दौरान प्रमोद नैनवाल ने जनसंपर्क के दौरान जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों से अवगत करवाया, साथ ही विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।